11वीं फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम पहला डेरिवेशन पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई तार है, उस तार को अगर हम खींच दें तो खींचने के दौरान उस तार के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किसी खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछते हैं। वो इस तरह से पूछते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी तार की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U है वो U = होती है 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। यहाँ तक ये प्रूफ करवाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, तार को जब हम खींचते हैं किसी तार को, तो खींचने के दौरान हम जो कार्य करेंगे वही जो कार्य होगा वो उस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कहने का मतलब, इस तार को हम पहले एक किसी हैंगर पर लटकाएंगे और लटकाकर उस तार को खींचेंगे। खींचने के दौरान जो हमें कार्य करना पड़ेगा, जो हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा, वही संपूर्ण कार्य इसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और हाँ, ये डेरिवेशन करने के लिए हम समाकलन का यूज़ करेंगे, तो आपको थोड़ा समाकलन की नॉलेज होनी चाहिए। यानी समाकलन विधि से हम उस खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को निकालेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर हेडिंग लगा रखी है, किसी खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, अथवा इसको ऐसे भी ये पूछते हैं, सिद्ध कीजिए कि जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U है वो U = मेरा होता है 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। यानी यहाँ तक ये प्रूफ करवाते हैं। तो चलिए प्रूफ करेंगे भी। तो सबसे पहले देखिए क्या माना है हमने। देखिए, हमारा ये कोई आधार है, मतलब कोई हैंगर है, दृढ़ आधार है, इस पर ये तार बंधा हुआ है, लटका हुआ है। अब इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई है उसको मान लिया हमने L, यानी तार पहले उसकी कुछ लंबाई होगी, उस तार को मान लिया L। और इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वो है हमारा A, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो है A, और इस तार का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो है मेरा कैपिटल Y। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम Y से दर्शाते हैं। तार की प्रारंभिक लंबाई हमने मान ली L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब क्या किया है, इस तार को यहाँ से पकड़कर खींचा गया, यानी इसको यहाँ से खींच रहे हैं और वो बल लगा रहे हैं F, यानी F बल से इसको खींचा गया है। खींचने के दौरान इस तार की लंबाई में कुछ वृद्धि होगी। अब ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो डायग्राम को बनाने के लिए हम इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। तो ये इसकी लंबाई में जो वृद्धि होगी, यानी पहले तार की लंबाई थी ये, अब इतना खिंच गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह से देख सकते हैं आप ये। यानी तार की जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है। पहले तार की लंबाई थी ये, यानी पहले तार लंबा था कैपिटल L लंबा। तार की जो मूल लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई है, वो कैपिटल L। अब इसको हमने पकड़ के खींचा है F बल लगाकर। तो खींचने के दौरान इसकी लंबाई में जो वृद्धि वो ये हुई है। इस लंबाई में वृद्धि को हमने मान लिया स्मॉल l, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया है वो है मेरा स्मॉल l। अब आप ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में हमारी हेडिंग लगी है, किसी खिंचे हुए तार में, यानी तार को आप किसी हैंगर से बांधकर लटकाइए और उसको पकड़कर खींचिए। हेडिंग कह रही है, हमारा टारगेट यही है। खिंचे हुए तार में, यानी तार को पकड़ के खींचेंगे तो उसमें तार में संचित, यानी उसमें कितनी स्टोर हो जाएगी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी इस तार के पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। उसके लिए हमें इसको डेरिवेट करना है, उसका निगमन करना है इसके सूत्र का। तो सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखेंगे, हम इस तार को खींचने के दौरान देखिए बल लगा रहे हैं, बल लगाकर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी इस तार को खींचने के लिए हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, कितना काम हम कर रहे हैं, वही किया गया कार्य इसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। 11वीं फिजिक्स में एक थ्योरम है, एक प्रमेय है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। वो प्रमेय ये कहती है कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है। तो वही थ्योरम यहाँ पर यूज हम करके इसका आंसर निकालेंगे। इस तार को खींचने के दौरान हम कितना कार्य करेंगे, वही कार्य हमारी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी कार्य बराबर हो जाएगा हमारी स्थितिज ऊर्जा के। तो अब हमारा काम सिर्फ यही है, इस तार को खींचने के दौरान हमने कितना कार्य किया, टोटल वर्क निकालना। अब वो निकालने के लिए सबसे पहले देखो हम निकालेंगे बल, यानी हम यहाँ पर इसको किस बल से नीचे की ओर खींच रहे हैं, बल निकालेंगे। अब सवाल आता है हम बल पहले क्यों निकालेंगे, तो पहले कार्य का सूत्र क्या होता है मेरा, बल गुणा विस्थापन। तो पहले मैं इसको खींचने में हम कितना बल लगा रहे हैं, तो पहला टारगेट है हमारा बल निकालना। फिर क्या करेंगे,
हम अवकलन से इस तार की लंबाई में अल्प वृद्धि करने में यानी थोड़ा खींचने में किया गया स्मॉल वर्क यानी सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। फिर उसके बाद हम उसका कर देंगे समाकलन। तो हमें इस तार को खींचने के दौरान कितना कार्य करना पड़ा, टोटल संपूर्ण वर्क वो निकल आएगा। वही कार्य हमारा किसके बराबर हो जाएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के। तो इसकी जो प्लानिंग है वो मैंने आपको बता दी है, उसी आधार पर अब हम इसको करते हैं। चलिए देखिए इधर, तो सबसे पहले हम अपने यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसको हम बाई कहते हैं इसका सूत्र लगाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग इसकी यहाँ से है। सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है, और देखो मैंने यही लैंग्वेज लिख दी है जो डायग्राम में है। माना एक तार जिसकी प्रारंभिक लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई है। इस तार को F बल लगाकर खींचा जाता है जिससे उसकी लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि हो गई है। ये तार जिसकी लंबाई कैपिटल L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई। इस तार को बल लगाकर क्या बल लगाया, F, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, स्मॉल l की। इस डायग्राम को देख के मैंने लैंग्वेज थोड़ा समय बचाने के लिए पहले इसमें लिख दी है, और डेरिवेट जब आप करेंगे तो आपको भी लिखनी पड़ेगी, तो बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र लगाएंगे। चूंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इजुकल टू सूत्र मेरा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ रखा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य का मतलब रेखीय, लीनियर। लंबाई के केस में अनुदैर्ध्य विकृति या प्रतिबल आता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र है। थ्योरी में हम लोग अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ चुके हैं, तो मैंने उसी का फॉर्मूला लगाया यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। देखिए इधर, अब देखिए, अब ये तो मेरा लैंग्वेज में है, भाषा में सूत्र है यंग प्रत्यास्थता गुणांक इक्वल टू होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। अब देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम दर्शाते हैं कैपिटल बाई से, तो अब इसको चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे। बाई इक्वल टू कैपिटल बाई से दर्शाते हैं, बाई फॉर यंग इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र मेरा होता है F अपॉन A। प्रतिबल का सूत्र होता है F अपॉन A अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। विकृति होता है किसी वस्तु के रूप या आकार में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, उसको हम विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र होगा, देखो इसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, स्मॉल l, और उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल L। तो यहाँ पर लंबाई वृद्धि के रूप में हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, परिवर्तन वृद्धि के रूप में हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लंबाई में वृद्धि अपॉन उसकी प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन स्मॉल l अपॉन उसका प्रारंभिक लंबाई, इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि है हमारी स्मॉल l अपॉन प्रारंभिक लंबाई है कैपिटल L, तो प्रारंभिक लंबाई हमने लगा दी कैपिटल L। कुछ नहीं किया, देखो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाते हैं बाई से। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का सूत्र होता है F अपॉन A, और ये अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र होता है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। यानी लंबाई में परिवर्तन, यहाँ पर परिवर्तन वृद्धि हो रहा है, तो लंबाई में वृद्धि अपॉन उसकी प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए अंश बट्टे हर जब होता है तो पहले का चौथे से गुणा करते हैं, दूसरे का तीसरे से, यानी बाहर बाहर अंदर अंदर, यानी इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल बाई इक्वल टू F का गुणा कैपिटल L से होगा, तो ये अंश में रहेगा, बाहर वाला अंश में रहता है, अंदर वाला हर में रहेगा। तो कैपिटल Y इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l, A इंटू स्मॉल l। अब देखिए हमारे पास Y इक्वल टू FL अपॉन A इंटू स्मॉल l, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल F का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे F का, इस F का मान निकालेंगे। अब सवाल आता है हम F का मान क्यों निकाल रहे हैं, हम यहाँ से इस तार को खींचने के दौरान कितना बल लगा रहे हैं, बल निकालेंगे। बल क्यों निकाल रहे हैं, बल इसलिए निकाल रहे हैं, कार्य इक्वल टू सूत्र मेरा होता है बल गुणा विस्थापन, तो हमें बल चाहिए होगा। तो देखिए जब हम बल निकालेंगे तो F की वैल्यू निकालनी है, तो हम बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। ये बाई जो AL है वो बाई के साथ चला जाएगा और L इसके साथ गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो एक स्टेप में हम उसका पक्षांतर कर देंगे। कहने का मतलब हम सिर्फ F की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो AL बाई के साथ आ जाएगा, ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा। तो यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल F इक्वल टू, देखिए ये इसके साथ आएगा बाई A स्मॉल l अपॉन, ये इसके साथ आ गया, ये गुणा में होगा, यानी F के साथ होगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा कैपिटल L। तो कुछ नहीं किया है, F का मान निकाल लिया है, F की वैल्यू AL को उधर भेज दिया, ये गुणा में तो भाग में आ गया। अब देखें इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1।
अभी तक हमने क्या किया है, इस तार को हम कितने बल से खींच रहे हैं, हमने वो बल निकाला है। अब हम करेंगे क्या, इस तार की लंबाई में हम अल्प वृद्धि निकालेंगे। अल्प वृद्धि का मतलब है हम थोड़ी वृद्धि कितनी की हमने। अब आप ये बताइए, जैसे ये तार लटका हुआ है, हम इसको थोड़ा खींचेंगे तो हमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, इस तार को हम ज़्यादा खींचेंगे तो हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, इस तार को लंबाई, यानी इस तार को हम अगर थोड़ा खींचेंगे, उसकी लंबाई में अगर अल्प वृद्धि करेंगे तो हमें किया गया कार्य भी सूक्ष्म करना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हम इस तार को ज़्यादा खींचेंगे तो हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, इस तार की लंबाई में ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो हमें ज़्यादा बल से ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अगर हम इस तार की लंबाई में कम वृद्धि करेंगे तो हमें कम कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इस तार की जो लंबाई है, इस लंबाई में यानी अल्प वृद्धि करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, यानी तार की लंबाई जो है उसमें वृद्धि कैपिटल एल की हो रही है। तो हम यहाँ पर पहले निकालेंगे अल्प वृद्धि, यानी छोटी वृद्धि, छोटा काम तार को करने के लिए कितना हुआ है, इन दोनों को निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं, तार की लंबाई में, इस स्टेप को ध्यान से देखना, हम अवकलन से उसमें अल्प वृद्धि निकालेंगे, फिर अगर हमें टोटल कार्य चाहिए तो हम समाकलन करेंगे। तार की लंबाई में अल्प वृद्धि, अल्प का मतलब कम, थोड़ा खींचेगा तब क्या होगा, तो हमें कम काम करना पड़ेगा। तार की लंबाई में अल्प वृद्धि करने में किया गया सूक्ष्म कार्य, सूक्ष्म का मतलब कम कार्य। अब आप इसको ध्यान से देखें, अगर हम वृद्धि अल्प करेंगे तो किया गया कार्य भी हमारा सूक्ष्म ही होगा, यानी कम वृद्धि करेंगे तो हमें कम काम करना पड़ेगा, ज़्यादा वृद्धि करते तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ता। तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ते आए हैं, कार्य इजुकल टू, सूत्र क्या होता है मेरा, बल गुणा विस्थापन। कार्य इजुकल टू सूत्र मेरा होता है बल गुणा विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है। हम इसी सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अवकलन के रूप में। देखना यहाँ पर कार्य इजुकल टू होता है बल गुणा विस्थापन। अब आप ये देखिए हम कर क्या रहे हैं, अल्प वृद्धि, तो कार्य हमारा कैसा है, सूक्ष्म। देखिए कार्य को वैसे हम दर्शाते हैं W से, अब हम सूक्ष्म कार्य निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा DW। डी बता रहा है डिफरेंशिएशन को, यानी सूक्ष्म को। सूक्ष्म कार्य यानी किसी छोटे भाग की कैलकुलेशन करते हैं तो हम अवकलन का सहारा लेते हैं, तो DW आ गया इजुकल टू, इसमें रख रहे हैं कार्य की जगह W, सूक्ष्म है तो D। बल के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, F। अब बल तो आपने वही लगाया है जितना भी खींचा है, तो बल हमारा F हो गया, इनटू विस्थापन, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। अब आप ये देखिए जो विस्थापन हुआ है वो तार की लंबाई में ही तो हुआ है, परिवर्तन विस्थापन किस में हुआ है, तार की लंबाई में। तो वैसे तार की लंबाई में है फिर L, लेकिन हम कैसी वृद्धि कर रहे हैं, अल्प वृद्धि, तो अल्प के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा DL। सुने सूत्र ये कोई नया नहीं है, DW इक्वल टू F इंटू DL। देखो ये कार्य है, कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन, ये लगाया, कार्य इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य हमारा सूक्ष्म है तो विस्थापन भी अल्प हुआ है, तो अल्प के लिए यहाँ पे D आया। अब देखिए हम करेंगे क्या, इस F का मान लगा सकते हैं, F का मान समीकरण 1 से F की जगह हम लोग लगा सकते हैं बाई AL अपॉन कैपिटल L। तो देखिए हम यहाँ पर यहीं रख दे रहे हैं, थोड़ी जगह कम है, DW इक्वल टू F। अब F का मान हमने समीकरण 1 से F की वैल्यू देखो इस जगह पुट कर दी हमने, इस F की जगह F का मान बाई A स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और इनटू यहाँ पे तो चल रहा है मेरा DL, इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं किया, इस F का मान हमने यहाँ से लगा दिया है, और वो भी कहाँ से लगाया है, समीकरण 1 से। कहाँ से लगा दिया है, समीकरण 1 से। देख सकते हैं इस F को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, F की जगह F का मान। अब हमें सूक्ष्म कार्य नहीं निकालना है, वृद्धि हमारी अल्प के लिए काम नहीं करना है, हमें इस तार को खींचने में किया गया संपूर्ण कार्य यानी टोटल वर्क निकालना है। और जब भी हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो हम सहारा लेते हैं समाकलन का। किसका, समाकलन का। तो इसके बाद आप इधर आएंगे इस दिशा में। तो देखिए अब हम निकालेंगे संपूर्ण कार्य, यानी हमें
छोटा मोटा काम नहीं निकालना है, हमें तो टोटल कार्य कितना किया है हमने, हमें वो निकालना है। वही संपूर्ण कार्य जो निकालेंगे वो इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। इसका टारगेट ये है। तो देखिए तब संपूर्ण कार्य, तब यानी तब तार को खींचने में किया गया संपूर्ण कार्य, तो हम यहाँ पर यही लिख दे रहे हैं, तब संपूर्ण कार्य। संपूर्ण कार्य मेरा होता है W। संपूर्ण कार्य क्या होता है? W। अगर हमें संपूर्ण कार्य चाहिए तो हम समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, किसका समाकलन कर देंगे? जो हमने अल्पकार किया उसका। तो अगर हमें संपूर्ण कार्य चाहिए तो हम समाकलन कर देंगे dW का। अब आप ये देखिए, यहाँ पर हम लिमिट इस्तेमाल करेंगे। सुने, जैसे तार की लंबाई है L, ये इसको तार समझ लें, इस तार की लंबाई है L, हमने इसको 4 सेंटीमीटर तक खींचा तो इस तार की लंबाई में वृद्धि हो गई 0 से लेकर 4। इस तार को मैंने 10 सेंटीमीटर तक खींचा, अभी तो वृद्धि 0 है, अब 10 तक खींचा तो वृद्धि होगी 0 से लेकर 10। इस तार की लंबाई को हमने 50 सेंटीमीटर तक खींचा तो वृद्धि होगी 0 से 50। उसी आधार पर इस तार की प्रारंभिक लंबाई थी कैपिटल L, हमने इसको कहाँ तक खींचा है? L तक, तो यहाँ पर लिमिट आएगी 0 से लेकर L। अगर इसको 5 तक खींचते तो 0 से लेकर 5। प्रारंभिक वृद्धि कितनी थी? 0। बाद में आपने 4 सेंटीमीटर खींच दिया तो 0 से लेकर 4। वैसे ही प्रारंभिक लंबाई क्या थी? कैपिटल L। आपने लंबाई वृद्धि कहाँ तक कर दी? स्मॉल l तक। अब स्मॉल l का कुछ मान होगा, इतना मिलीमीटर, ठीक है। तो उस आधार पर इसमें लिमिट आएगी 0 से लेकर L, 0 से लेकर L। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो यहाँ पर लिमिट आ गई मेरी 0 से लेकर L। अब करेंगे क्या, देखते चले आगे। इस dW का मान हम लगा देंगे समीकरण 1-2 से। dW इक्वल टू मेरा क्या है? बाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू dl। तो यहाँ पर देखो लगा सकते हैं हम समाकलन 0 से लेकर L, dW का मान लगा दिया हमने। अब dW का मान समीकरण 2 से हमारा क्या है? बाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, बाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और इंटू यहाँ पे चल रहा है dl। देख सकते हैं ये लगा दिया dW का मान बाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल इंटू dl। अब देखें इस स्टेप को, W इक्वल टू, यहाँ ध्यान देना, समाकलन का ये रूल है, जो टर्म कांस्टेंट है उसको हम समाकलन के चिन्ह से पहले लिखते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इनको देखिए, बाई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मोटा हो चाहे पतला हो, एक धातु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1 होगा। जैसे तांबे के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, सोने के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अब तार तो वही है, उसको खींचा है, वृद्धि लंबाई में हुई है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट है। कैपिटल L है उस तार की प्रारंभिक लंबाई, पहले तार जैसे 10 सेंटीमीटर लंबा है तो उसकी प्रारंभिक लंबाई तो फिक्स हो गई ना। परिवर्तन हम वृद्धि में कर रहे हैं, वृद्धि बढ़ रही है, प्रारंभिक लंबाई तो नहीं रहेगी उसका जितना मान दिया है, तो तार की प्रारंभिक लंबाई फिक्स है। कैपिटल A क्या है? कैपिटल A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसको ध्यान से देखें, अगर तार को हम बहुत ज्यादा खींचते, मतलब ज्यादा खींचते तो ये पतला होता, परिवर्तन तो फिर A में आता। तार में परिवर्तन तो जरूर हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है, अगर ये थोड़ा बहुत खींचेगा भी तो इसकी मोटाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इस वजह से A है, इसको भी कांस्टेंट माना गया। ध्यान दें यहाँ पर, अगर इस तार को हम ज्यादा खींचते तो पतला ज्यादा हो जाता, तो फिर ये ज्यादा चेंज हो जाता। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत वृद्धि हुई है, अल्प वृद्धि निकाली है, मतलब थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी। अगर थोड़ी बहुत वृद्धि होगी तो इसकी मोटाई में, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट है, L प्रारंभिक लंबाई कांस्टेंट है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। थोड़ा खींचा गया है तो तार की जो मोटाई है, थिकनेस है, उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़ने की वजह से A को भी कांस्टेंट माना गया है। ज़्यादा खींच देंगे तो बदल जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा। अब ये नहीं रबड़ का तार है तो लंबा खिंच रहा है तो पतला हो रहा है, ऐसा इस केस में नहीं है। बाई कांस्टेंट है, L कैपिटल L कांस्टेंट है, A क्या है? कांस्टेंट। तो इसको हम समाकलन से पहले लिखेंगे, ये रूल है समाकलन का। तो देखिए हमने क्या किया है, कैपिटल बाई यंग प्रत्यास्थता गुणांक A उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपॉन कैपिटल L उसकी प्रारंभिक लंबाई, इसको बाहर कर दिया है समाकलन से बाहर। तो अंदर क्या बचा मेरा? स्मॉल l। परिवर्तन उसकी लंबाई की में ही तो हो रहा है, यानी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो चेंज यानी जो वेरिएबल होता है हम उसका समाकलन करते हैं। जो हमारा चर होता है जिसमें परिवर्तन है, लंबाई में वृद्धि कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, हो सकता है कम खींचे ज़्यादा खींचे, तो हम स्मॉल l के लिए समाकलन करेंगे। यानी यहाँ रह जाएगा मेरा समाकलन के अंदर लिमिट है 0 से लेकर L, यानी यहाँ ओनली रह गया L और dl। अब आप ये देखिए, ये समाकलन बन गया x dx का।
एक्स डी एक्स का मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। अगर आप बायो के हैं तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मैथ वाले तो कर ही लेते हैं, 12th में है, समाकलन पूरा चैप्टर ही है। देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, ये समाकलन का साइन है एक्स की पावर एन डी एक्स, इसका समाकलन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला है, एक्स की घात एन डी एक्स का समाकलन होता है एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस सी भी होता है कांस्टेंट। हमें यहाँ इतना ही फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पे हमारा है एल और कुछ नहीं तो घात यहाँ पर होगी एक, तो देखिए इसका समाकलन एल की घात एक प्लस एक अपॉन एक प्लस एक हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, एल स्क्वायर अपॉन टू। देखें आपको समाकलन में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है मेरा कांस्टेंट टर्म को मैंने पहले लिखा बाई ए कैपिटल एल। अब देखिए जब हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमें लिमिट दे रखी हो तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह का एक स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक लगाते हैं और लिमिट को इस तरह से रख देते हैं 0 से लेकर एल। अब आप ये देखिए एल डी एल का समाकलन कितना होगा, देखो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, देखना ये लिखा मेरा एल डी एल। अब कुछ नहीं तो यहाँ पे घात एल की घात एक होगी इक्वल टू, देखो यहाँ लगा दिया एक्स डी एक्स बन रहा है, एक्स डी एक्स फॉर्म बन रहा है, एन की जगह पे यहाँ पे एक है और एक्स की जगह पे यहाँ पे एल है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन, तो एक्स की जगह पर एल है तो एल की पावर वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है वन प्लस वन, तो कहने का मतलब इसका समाकलन आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे और करते कैसे मैंने थोड़ा आपको जल्दी में बता दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, इसका समाकलन जब हम करेंगे एल डी एल का तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, मैथ का कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन, ये एल स्क्वायर अपॉन टू, एल स्क्वायर अपॉन टू। ये समाकलन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चों को आता भी होगा। अब देखिए अब हम जब लिमिट को ऑपरेट करते हैं, लिमिट को जब रखते हैं तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, लिमिट केवल हम चर यानी वेरिएबल के ऊपर रखते हैं, तो दो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, दो को हम अपने सुविधा के अनुसार दो को बाहर निकाल लेंगे। अब दो हमारा भाग में है तो भाग में ही बाहर निकलेगा, अगर ये अंश में होता तो अंश में बाहर निकलता। तो चलिए इसको निकाल रहे हैं, ध्यान दें। तो W इक्वल टू मेरा क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था देखिए बाई ए अपॉन एल, ये तो लिखा ही था, इस दो को मैंने बाहर कर दिया तो उसे यहाँ लिख दिया और ब्रैकेट में जिस तरह से मेरा बचा यहाँ पर एल स्क्वायर और लिमिट 0 से लेकर एल तक। अब देखिए आप लिमिट रखने के लिए तैयार हो जाएं, ये बोलती है मेरी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो इस फंक्शन पर लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। लिमिट इस तरह से रखते हैं, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। इस एल को उठाइए, ये हमारी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, इस एल को हटाएंगे, अब एल हमारे हाथ में है, इस एल को हटा के एल लगा देंगे। अब एल को हटा रहे हैं, एल ही रख रहे हैं तो एल ही आएगा, घात वही रहेगी एल स्क्वायर माइनस, ये माइनस उसके फॉर्मेट में है या फॉर्मूला समझ सकते हैं, माइनस। अब क्या करेंगे, 0 को उठाएंगे, 0 अब हमारे हाथ में है, इस एल को हटा देंगे तो एल की जगह 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिमिट रख रहे हैं, तो लिमिट किस तरह से रखी जाएगी वो आप देखें। W इक्वल टू ये मेरा लिखा है बाई ए अपॉन 2L। अब जब लिमिट रखाएंगे तो लिमिट रखी जाती है हमेशा चर पद के ऊपर। अब देखिए इसका रखने का तरीका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप देखिए अपर लिमिट आप उठा लीजिए, ऐसे हाथ में उठा लिया, अब इस एल को हटाते हैं, यहाँ से पूरी तरह से हटा दो। अब एल को हटाया और यहाँ पर एल ही रख दो, तो एल की जगह एल आएगा तो एल ही रहेगा, स्क्वायर वही रहेगा एल स्क्वायर माइनस, ये माइनस उसके फॉर्मेट में है। अब फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को उठाएंगे, अब 0 हमारे हाथ में है, एल को हटा देंगे तो एल की जगह 0 रख देंगे तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपर लिमिट यानी एल आएगा, ऊपर स्क्वायर है, माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस उसके फॉर्मूले में है, उसके फॉर्मेट में। लिमिट को इसी तरह से रखते हैं, 0 को उठाया यानी एल को हटा दो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, घात वही रहेगी, घात में नो चेंज होता है, घात देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये मेरी होगी अपर लिमिट, ये होगी मेरी लोअर लिमिट। अब देखिए क्या आ गया मेरा, ध्यान से देखें, W इक्वल टू बाई ए अपॉन 2L। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब एल स्क्वायर में से जब 0 घटाएंगे तो ओनली मेरा स्मॉल एल रह जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ सिर्फ मेरा क्या बचा, स्मॉल एल का स्क्वायर, ये आ गया। ये हमने क्या निकाल लिया, उस तार को खींचने के दौरान हमें टोटल कितना काम करना पड़ा, टोटल वर्क निकाल लिया। अब यही कार्य इस तार को खींचने के दौरान जो आपने किया है
वही कार्य इस तार में संचित हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो कहने का मतलब जो हमने कार्य निकाल लिया यही कार्य उस तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। बस, तो पहला आंसर आपका आने वाला है। इसके बाद हम इधर आ जाएंगे, इसके बाद हम इधर आएंगे। देखें ज़रा गौर से, देखिए इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा यही कार्य, यानी जो हमने कार्य निकाला है यही कार्य तार की स्थितिज ऊर्जा, यानी जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, शॉर्ट में उसको हम स्थितिज ऊर्जा लिख दे रहे हैं, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। देखते रहे ना, यही कार्य उसकी तार की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया जो हमने कार्य कर रहे हैं, जो हमने टोटल कार्य निकाला है वही कार्य उस तार की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह यू होता है, पोटेंशियल एनर्जी का साइन कैपिटल यू है। अब W बराबर यू, अब W का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। W का मान कितना निकला देखें, W का मान है बाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2L। तो देखिए W बराबर यू है, ये बराबर यू है, तो हम इसको U बराबर लिख सकते हैं। तो इस केस में हमारा पहला आंसर आ गया U इक्वल टू बाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2L। तो ये जो होती है इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 जो है U इक्वल टू बाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2L, ये होता है किसी खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का समीकरण या फॉर्मूला। U इक्वल टू बाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2L, जहाँ पर U हमारी है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, बाई है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, कैपिटल ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, स्मॉल एल है उसकी लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन भी कह सकते हैं, और कैपिटल एल है उसकी प्रारंभिक लंबाई। अब कई बार ये सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए जो U का मान है ये वाला वो ये होगा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। तो फिर आपको आगे भी करना पड़ेगा जो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे अब वो देखें। तो हम करते क्या है, इसमें कुछ गुणा भाग करेंगे। गुणा भाग करने से मतलब है इस U का हम नया फॉर्मूला लाएंगे, वो किस तरह से आएगा। तो इसको देखिए अब आप इससे आगे समीकरण 3 में, यानी इसमें जो आपके सामने ही लिखा है ऊपर ही, समीकरण 3 में हम कर क्या रहे हैं, L अपॉन L का गुणा कर दे रहे हैं। L अपॉन L का गुणा करने पर अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट आए कि सर कैपिटल L अपॉन L का गुणा क्यों कर रहे हैं। तो हम गणित में कई बार ऐसा करते हैं 2 का गुणा 2 का भाग, अगर वो करने से हमारे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जो हम आगे निकालें विकृति और आयतन वो इसी से ऐसे ही बनेंगे। तो देखिए समीकरण 3 क्या लिखा था, पहले मैंने वो लिखा अपना U इक्वल टू क्या है मेरा बाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन क्या है मेरा 2L, ये तो लिखा था। अब हमने क्या किया इसकी RHS में इधर किया है, समीकरण 3 की जो RHS है लेफ्ट हैंड में नहीं U बराबर निकालें तो RHS में किया है हमने यहाँ पर गुणा कर दिया कैपिटल L अपॉन L का। देखिए L से L कट जाएगा तो हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा, ये हमारा कुछ बन जाएगा। तो देखें हम करेंगे क्या, इस L को लिख देंगे इस L के साथ और इस A को लिख देंगे इस L के साथ। मैंने एरो लगा दिए कैपिटल L इंटू कैपिटल L, तो ये कैपिटल L स्क्वायर हो जाएगा, और A इंटू L ये इसके साथ देखो अभी क्या बनता है। तो यहाँ ध्यान दें U इक्वल टू, देखिए ये मेरा 2 है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया बाहर 1/2 भाग में, तो 1/2 लिख सकते हैं। ये मेरा बाई है तो मैंने बाई लिखा। अब कैपिटल A इंटू L, देखिए इधर कैपिटल A का गुणा किससे हुआ है, L से हुआ है, तो ये लिख दिया है कैपिटल A L L और L स्क्वायर और L क्या हो गया मेरा L स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद यहाँ आ जाएंगे आप, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या बचा मेरा कैपिटल U इक्वल टू, देखो ये मेरा लिखा है 1/2 ये लिखा है बाई, तो मैंने लिखा है यहाँ पर बाई। अब A इंटू L, देखो इसको मैंने एक साथ कर दिया है कैपिटल A इंटू कैपिटल L, ये एक साथ है। अब आप ये देखिए ये स्मॉल l का स्क्वायर है, ये कैपिटल L का स्क्वायर है, तो इसको दोनों पे वर्ग है। जब दोनों पे वर्ग होता है तो हम होल वर्ग बना के एक पे लिख सकते हैं इसको, यानी इसको मैंने लिख दिया L अपॉन L का होल वर्ग। देखें इधर गौर करें, ये A इंटू L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, ये दोनों पे वर्ग था, स्मॉल l पे भी स्क्वायर था कैपिटल L पे भी, तो दोनों को मैंने होल वर्ग बना के इस तरह से लिख दिया। अब देखिए आपका कुछ बन गया है, ये बन गया है, गौर करें
स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, ये है लंबाई में परिवर्तन या लंबाई में वृद्धि अपन प्रारंभिक लंबाई, इसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं? विकृति। देखो हमने शुरुआत में इस्तेमाल भी की है, ये अंदर विकृति का सूत्र क्या होता है? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो हम शॉर्ट में इसको विकृति लिखेंगे क्योंकि हमारा वहाँ पे विकृति लिखा हुआ, वो अंदर विकृति है। तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, लंबाई में वृद्धि या लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई, इसको हम कहते हैं विकृति। तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विकृति। क्या लिखेंगे? विकृति। और ये देखिए कैपिटल ए इंटू एल, कैपिटल ए इंटू एल, ए है उसका क्षेत्रफल और एल है लंबाई, तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई को हम लोग कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई बन गया मेरा क्षेत्रफल और ऊंचाई उसकी बन गई लंबाई। इसको हम तार में भी देख सकते हैं, इधर देखिए एल है उस तार की लंबाई और ए है उसका क्षेत्रफल। तो अगर हम उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई से गुणा कर दें तो इस तार का आयतन निकल आएगा। क्या निकल आएगा? आयतन। देखिए तार की लंबाई है उसकी एल और ए है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई या क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसको हम आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन यानी वॉल्यूम। आप खुद देखिए इसकी लंबाई और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का गुणा कर दें तो इस तार का आयतन, इस बेलनाकार भाग का आयतन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो ए इंटू एल यानी क्षेत्रफल गुणा लंबाई, इसको हम कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। तो हमारा क्या बन के आया है उस पर गौर करें। इधर देखें, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया है। U इक्वल टू 1/2, ये बाई मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब AL क्या बन गया मेरा? AL हो गया मेरा आयतन। AL क्या हो गया? आयतन इंटू स्मॉल एल अपॉन एल, ये क्या है मेरी? विकृति। और विकृति के ऊपर स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गई मेरी विकृति। और विकृति का वर्ग है तो हमने भी क्या कर दिया? वर्ग। तो हमारी दूसरी समीकरण ये आ गई, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 बाई मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक आयतन गुणा विकृति का स्क्वायर। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर, कितना पड़ेगा हमारा? समीकरण नंबर ये पड़ेगा 4। क्या पड़ेगा? समीकरण नंबर 4। अब आप ये देखिए, क्या जो हमें सिद्ध करना था U बराबर 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ये आ गया? अभी नहीं आया, अगले स्टेप में आ जाएगा। तो इसमें देखिए हमारा आयतन है, विकृति है, ये नहीं है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई को हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई इक्वल टू, शॉर्ट में इसको हम बोल देते हैं प्रतिबल अपॉन विकृति। वैसे होता है हमारा अंदर प्रतिबल अपॉन विकृति, हम शुरू में लगा चुके हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई इक्वल टू मेरा होता है प्रतिबल अपॉन विकृति, ये इसका सूत्र है। बस इसको बाई की जगह इसको हम पुट करेंगे तो कैपिटल U इक्वल टू 1/2, कैपिटल U इक्वल टू 1/2 बाई है हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो इसकी जगह हम लोग लगाएंगे प्रतिबल अपॉन विकृति। देखते रहे ना, प्रतिबल अपॉन विकृति इंटू ये क्या लिखा है मेरा? आयतन। तो शॉर्ट में हमने आयतन को आ लिख दिया है, इंटू यहाँ क्या लिखा है मेरा? विकृति का स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर। अब आप ये देखिए, इस विकृति से एक स्क्वायर कट जाएगा, विकृति स्क्वायर का मतलब विकृति 2 बार है, तो इस विकृति से ये विकृति का स्क्वायर कट गया और बच गया, वो सिद्ध हो गया आपका। देखना 1/2 अंश में क्या बना? प्रतिबल। तो यहाँ लिखा प्रतिबल, यहाँ लिखा मैंने प्रतिबल। अब गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, विकृति को पहले लिख दिया, आयतन को बाद में। प्रतिबल गुणा विकृति, प्रतिबल गुणा विकृति, ये गुणा आयतन। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? आयतन। देखिए हमारा जो टारगेट था U इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, वो हमारा टारगेट आ गया है। और इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। देखिए हमें जो सिद्ध करना था, किसी तार सिद्ध कीजिए, किसी तार की जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा U इक्वल टू है वो 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन होती है। तो हमने निकाल के दिखा दी है, U इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, यही होती है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो समीकरण नंबर 3 U इक्वल टू बाई AL स्क्वायर अपॉन 2L, समीकरण नंबर 4 U इक्वल टू 1/2 बाई आयतन गुणा विकृति का स्क्वायर, और समीकरण नंबर 5 U इक्वल टू 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन, ये सभी तीनों समीकरण किसी खिंचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा को दर्शाते हैं। अब जो वैल्यूज हमें दे रखी होंगी हम उसके अनुसार U के फॉर्मूले लगाएंगे।
उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पूरी तरह से एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल हमारे कैप्चर फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।